हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बच्चों, हमारा ये प्यारा सा प्लैनेट अर्थ सिर्फ इंसानों का घर नहीं है, बल्कि यहाँ और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स और कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यही सब मिलकर बनाते हैं हमारे धरती को एक सुंदर और बैलेंस जगह। हमारी अर्थ पर पाए जाने वाली इन सभी जीवों को एक साथ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग फॉर्म का एक साथ होना। तो इस चैप्टर में हम इसी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्यों ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे कि इन्हें किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है। हम एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग जंगलों को और जानेंगे वहाँ रहने वाले जानवरों को और पौधों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्लोरा और फौना के बारे में। तो देखो, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे यानी पौधों की दुनिया, और फौना का मतलब होता है जानवरों की दुनिया। दोनों मिलकर ही हमारे पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखते हैं। हमारा जो भारत है वो पूरी दुनिया में सबसे रिच देशों में माना जाता है अगर बात करें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, यानी हमारे देश में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हर तरह की क्लाइमेट, मिट्टी और फिजिकल फीचर्स होने के कारण यहाँ बहुत तरह के पेड़ और जानवर पाए जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, पूरी दुनिया की जितनी स्पेशीज़ है उनका लगभग 8% सिर्फ भारत में है, और ऐसा माना जाता है कि अभी भी ट्वाइस थ्राइस नंबर ऑफ स्पीशीज़ है जिन्हें वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से खोजा नहीं है, यानी आगे और भी स्पीशीज़ की डिस्कवरी होनी बाकी है। इसके अलावा हमारी डेली लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है फ्लोरा और फौना के ऊपर। इससे हमें खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट साफ़ रहता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि फ्लोरा और फौना हमारे लिए कितने ज़रूरी है। लेकिन चिंता की बात यह है, हमारी ये बायोडाइवर्सिटी तेज़ी से घट रही है। कई सारे स्पीशीज़ हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, यानी ख़त्म हो रहे हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हम इंसान। हम हमारे ज़रूरत के लिए जंगल काट रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, और कई सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हमारा ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसे नुकसान हो रहा है। तो अब हमें ज़रूरत है इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की, यानी कि इसे बचाने की, क्योंकि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होती जा रही है। इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इस टॉपिक में हम देखेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए हमारे देश में क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे हमें क्यों इसे कंजर्व करने की ज़रूरत है। हमें जंगल और जानवरों को इसीलिए बचाना है क्योंकि ये हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। जैसे पानी, हवा, मिट्टी को साफ रखते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हर स्पेशीज़ की जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, यानी हर पौधे और जानवर की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। ये डाइवर्सिटी ज़रूरी है ताकि नई वैराइटीज़ डेवलप हो सके, ताकि आगे और नई वैराइटीज़ देखने को मिल सके। जैसे आज भी बहुत से खेती ट्रेडिशनल बीजों पर टिकी हुई है। अगर वो पुराने पौधे ख़त्म हो जाए तो हम नए बीज भी नहीं बना पाएंगे और हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें इसे कंजर्व करने की ज़रूरत है। सिमिलरली बहुत सारे लोग फिशेस के ऊपर डिपेंड होते हैं। आज के समय में हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस तो देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकेस अगर कोई फ़िश की वैरायटी ख़त्म हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है, तो वो फ़िश हमें आगे देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है ताकि आगे जाके जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्व रहे और आगे अलग अलग वैरायटी देखने को मिल सके। यही सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए 1960s-70s में एनवायरमेंटलिस्ट ने डिमांड किया। क्या डिमांड किया? इन्होंने डिमांड किया कि सरकार एक नेशनल लेवल पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाए जिससे इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद ही गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कई सारे स्टेप्स लिए। चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या स्टेप लिए।
तो इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। ये कानून इसीलिए लाया गया था ताकि जानवरों का शिकार रोका जा सके और एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाया जा सके। इस कानून ने एक लीगल तरीका दिया जिससे हंटिंग पर रोक लगे और प्रोटेक्टेड एरियाज की पहचान हो सके। इसी तरह से ही वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा की शुरुआत हुई। इस एक्ट के बाद देश भर में कई नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए। अगर आसान भाषा में कहे तो इन जगहों पर जानवरों को नेचुरल एनवायरनमेंट में सुरक्षित रखा जाता है, जहां उन पर कोई हमला नहीं कर सकता, ना ही उन्हें मारा जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे पौधों और जानवरों को एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त के तौर पर आइडेंटिफाई किया। इनकी एक लिस्ट भी बनाई ताकि उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दी जा सके। इसमें थे वन हॉर्न डायनासोर, एशियाटिक लायन, स्नो लियोपर्ड, टाइगर, कश्मीर स्टैग, 3 तरह के क्रोकोडाइल भी शामिल थे और अन्य कई सारे प्राणी भी इस लिस्ट में शामिल थे। इसके अलावा कुछ समय पहले ही एलिफेंट, ब्लैक बग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और स्नो लियोपर्ड के शिकार और ट्रेड पर फुल्ली और पार्शियली लीगल प्रोटेक्शन दिया गया। अब ध्यान सिर्फ बड़े जानवरों पर नहीं, छोटे छोटे कीड़ों, तितलियों और पौधों पर भी दिया जा रहा था। 1980-86 में सैकड़ों स्पीशीज को प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया। इसमें थे बटरफ्लाइज, मॉथ, बीटल्स और एक ड्रैगन फ्लाई भी। तो ये सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं था, बल्कि आगे जाके 1991 में पहली बार प्लांट स्पीशीज को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। शुरुआत में 6 प्लांट स्पीशीज को शामिल किया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली कोई एक जानवर को बचाने के लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट चलाए। जैसे कि पर्टिकुलरली टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। इसी तरह से एशियाटिक लायन को बचाने के लिए, घड़ियाल को बचाने के लिए, ब्लैक बग को बचाने के लिए, राइनासोर्स के लिए, स्नो लियोपर्ड के लिए, इन सब के लिए प्रोटेक्शन लिया गया। अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए। इस चैप्टर में हम सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर को देखेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, टाइगर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फनल वेब के अंदर। लेकिन ऐसा देखा गया है पिछले 100 सालों में टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है। एस्टिमेट ये बताते हैं कि लगभग 55,000 टाइगर थी, लेकिन 1973 तक आते आते टाइगर की पॉपुलेशन गिरकर 1827 हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या रीज़न थे? तो पहला रीज़न था टाइगर की पोचिंग होती थी ट्रेड के लिए, मतलब गैर कानूनी तरीके से व्यापार होता था, क्योंकि टाइगर की बोन और स्किन काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, जिसके चलते कई सारे टाइगर्स को मार दिया जाता था। दूसरा रीज़न था श्रिंकिंग हैबिट्स, मतलब जो जंगल वगैरह थे वो धीरे धीरे श्रिंक होते गए, यानी कि ख़त्म होते गए, जिस वजह से टाइगर की पॉपुलेशन भी डिक्रीज़ हो गई। तीसरा रीज़न था डिप्लेशन ऑफ प्रे स्पीशीज, मतलब जिन स्पीशीज़ को टाइगर खाते थे उनकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज़ हो गई, जिस वजह से टाइगर को खाना नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से भी टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई। चौथा रीज़न था ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब धीरे धीरे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जिस वजह से टाइगर का रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि जंगल छोटे होते गए। तो ये कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई इंडिया के अंदर। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने टाइगर को बचाने के लिए 1973 में एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसको बोला गया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की मदद से टाइगर की जो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही थी उसमें कुछ सुधार देखने को मिली। इसके अलावा हमारे इंडिया में कई सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, जिससे टाइगर को सुरक्षा दिया गया। जैसे उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, राजस्थान में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम में मानस टाइगर रिजर्व, केरला में पेरियर टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे मेजर टाइगर रिजर्व्स के जो कि इंडिया में बनाई गई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हमारे देश की जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है वो बहुत वास्ट है, यानी कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है।
तो इसे मैनेज करना, कंट्रोल करना और रेगुलेट करने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ होती है। भारत में इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मैनेज करते हैं मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और ये जो फॉरेस्ट का एरिया है इसे गवर्नमेंट कंट्रोल के बेसिस पर मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसमें से आधी से ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर किया गया है। ये इंडिया के सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं। इन फॉरेस्ट में गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। यह लकड़ी काटना, शिकार करना या जानवरों को चढ़ाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। ये फॉरेस्ट मेनली वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में बड़े एरिया इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। इसमें भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है लेकिन थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, जैसे लकड़ी लेना, जानवर चढ़ाना, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कड़ी निगरानी रखती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्लस लोकल लोगों की नीड्स दोनों का बैलेंस रखा जाता है यहाँ। जैसे बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इन स्टेट्स में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट काफ़ी लार्ज परसेंटेज में होती है। थर्ड है अनक्लास फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते। कुछ लोकल लोगों की, पंचायत की या प्राइवेट ओनर्स के कंट्रोल में होते हैं। यहाँ पर लोकल लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं, जैसे लकड़ी, फ्रूट्स, जानवर चराना एक्सेट्रा। जैसे असम, मेघालय जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ गुजरात में ऐसे फॉरेस्ट कॉमन है। यहाँ आपको याद रखना है, रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है। मतलब जब सरकार किसी फॉरेस्ट लैंड को परमानेंटली कंजर्व कर लेती है, यानी कि वहाँ पे हमेशा पेड़ पौधे, लकड़ी और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होगा और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसे फॉरेस्ट को हम कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। इन्हीं में आते हैं रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इनका पर्पस क्या होता है? इन फॉरेस्ट को इसीलिए मेंटेन किया जाता है ताकि हमें लकड़ी और दूसरे फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिल सके। साथ ही ये एरिया नेचुरल डिज़ास्टर या क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी प्रोटेक्टिव रीज़न से भी ये फॉरेस्ट काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा हिस्सा आता है परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर। पूरे मध्य प्रदेश का 75% फॉरेस्ट एरिया ऐसे है जिसे सरकार ने रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करके रखा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इससे पहले हमने देखा गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट किया, लेकिन अभी हम देखेंगे कम्युनिटी ने फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि फ़ॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, लेकिन इंडिया में बहुत जगह ऐसे हैं जहां लोकल लोग यानी आम गांव वाले भी फॉरेस्ट के रखवाले बने हुए हैं। फॉरेस्ट सिर्फ जंगल नहीं है, ये लोकल कम्युनिटीज़ का घर भी है। फॉरेस्ट से ही उनकी रोज़ी रोटी, दवाई, फ्यूल और कल्चर सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कई जगह पे गांव वाले ही जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई हुए हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी उसने सरिस्का टाइगर रिजर्व में माइनिंग करने का प्लान किया। गवर्नमेंट ये बात जानती थी किसी ऐसे जगह पर माइनिंग करना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ होगा, क्योंकि इससे जंगल को तो नुकसान होगा ही, साथ में वहाँ पर रहने वाले लोगों का लाइवलीहुड भी खतरे में आ जाता है। लेकिन ये बात जानते हुए भी गवर्नमेंट ने माइनिंग करने का प्लान कंटिन्यू रखा। तो इसके विरोध में जो वहाँ की कम्युनिटी थी वो इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाती है, इनफैक्ट प्रोटेस्ट करती है। इसका रिज़ल्ट ये आता है कि गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है और माइनिंग करने का प्लान को कैंसिल करना पड़ता है। दूसरी हम बात करते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की। तो यहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 गाँव ने मिलकर डिसाइड किया कि वो 1200 हेक्टेयर में फैले इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने मन से ही उस फॉरेस्ट को सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया और उस सेंचुरी का नाम रख दिया भैरवदेव डाकव सेंचुरी। और इसके लिए खुद से ही कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए।
और उसे देखभाल करना शुरू कर दिया कि कोई हंटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा है। आज भी वहाँ के लोग अपने दम पर उस सेंचुरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है फॉरेस्ट है तो फ्यूचर है। थर्ड, हम बात करते हैं चिपको मूवमेंट की। यहाँ हम इसे चिपको आंदोलन भी कह सकते हैं। तो ये आंदोलन हिमालय रीजन की इंडिजीनियस स्पीशीज़ के द्वारा किया गया था। ये पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। आपको पता है कि इनकी फीलिंग्स क्या थी उस समय पर? ये कह रहे थे कि अगर पेड़ काटना है तो काटो, उससे पहले हमें काटो। आप पेड़ तब तक नहीं काट सकते जब तक हम जीवित रहेंगे। ये लोग कई दिनों तक ऐसे ही पेड़ों से चिपक कर खड़े रहे, और ये तब तक खड़े रहे जब तक पेड़ काटने वाले लोग वापस नहीं चले गए। और उनके इस डेडिकेशन के चलते ही वो डिफॉरेस्टेशन को रोक पाए। सिमिलरली अब हम बात करते हैं बीज बचाओ आंदोलन के बारे में। ये लेट 1918 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत नवल रिवर वैली से शुरू हुई थी, जो कि टेरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। वहाँ के कुछ एक्टिविस्ट ने मूवमेंट को शुरू किया, और इस मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे वो थे विजय जारधर। इन लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, ज्ञान था ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का। ये लोग खुद भी प्रैक्टिस करते थे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का, और ये कई सारे ट्रेडिशनल सीड्स को प्रिजर्व भी करते थे ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, और फ्यूचर में भी ट्रेडिशनल सीड्स की मदद से ट्रेडिशनल प्लांट्स और क्रॉप्स उगाई जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोग्राम था जो कि गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती थी, कम्युनिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती थी फॉरेस्ट को संभालने की और उसकी देखभाल करने की। इसके बदले में गवर्नमेंट कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करने देती थी अपने लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का काम भी आसान हो जाता था, प्लस इनका लाइवलीहुड भी बेटर होता था, और साथ साथ फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाती थी। इस प्रोग्राम की सबसे पहली शुरुआत की गई थी 1988 से, जब उड़ीसा की गवर्नमेंट फॉरेस्ट रेजोल्यूशन पास करती है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में। भारत के कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ प्रकृति को भगवान मानते थे। उनका मानना था कि प्रकृति के हर रूप को सुरक्षित रखना चाहिए। इसी विचार से जन्म हुआ सैक्रेड ग्रुप्स का। ऐसे जंगल जो देवी देवताओं के लिए अर्पित होते हैं, जहां इंसानी दखलंदाजी बिल्कुल मानी नहीं जाती। जैसा छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल लोग साल और कादम्बा के पेड़ों को पूजते हैं। उड़ीसा और बिहार के लोग इमली और आम के पेड़ों का उपयोग शादियों में करते हैं। पीपल और बरगद जैसे पेड़ हर जगह पवित्र माने जाते हैं। ये सभी सांस्कृतिक धरोहर हमें बताती है कि प्रकृति को बचाने के लिए कभी कभी सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक विचार भी काफ़ी होते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर आज यही ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे ये भी बताएं आप ऐसे और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो मेरे चैनल में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।